अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक को डिस्कस करना है जो है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में हम ये बात करते हैं कि वाटर जो है वो किस प्रेशर से रूट्स से होते हुए एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे ट्रैवल कर रहा है, कौन सा सोल्यूट जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व है, कौन सा सोल्यूट पास हो रहा है और किस प्रेशर से ये सब कुछ ट्रैवल कर रहा है। इसको डिनोट किया जाता है साई से। और वाटर पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के। मींस के वाटर पोटेंशियल इज़ सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का यहाँ पे ये फार्मूला है, आप इसका डिफरेंस देख लेते हैं। वाटर पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव दिस सिस्टम। लीव के वाटर की कैपेसिटी कितनी है कि वो लीव कर रहा है, मींस वो ट्रैवल कर रहा है रूट से दूसरे पार्ट्स तक। फिर वाटर की पोटेंशियल जो है ना वो हाई होता है, मींस प्रेशर हाई होता है और स्पीड इसकी काफ़ी हाई होती है जब ये ट्रैवल कर रहा होता है तो। और ये एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक मूव करता है थ्रू ओस्मोसिस। फिर है ओस्मोटिक पोटेंशियल, मींस ओस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होता है वो। इसमें सोल्यूट पोटेंशियल इन्वॉल्व होता है। सोल्यूट पोटेंशियल मींस जो मोलेक्यूल्स या आयंस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो। यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होता है और केमिकल्स जो हैं वो वाटर का पार्ट बनते हुए ट्रैवल कर रहे होते हैं। और सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, यानी अपोजिट साइड में मूव कर रहा होता है। फिर अब आता है हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब सोल्यूट और वाटर मूव कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मींस के रूट्स से लीव्स तक मूव कर रहे होंगे। प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये वाटर का पोटेंशियल प्रेशर जो है ये हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे अगेन वही डिफरेंस बताया हुआ है कि वाटर पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है और ये तब स्टोर होती है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में भी मोलेक्यूल्स या आयंस जो है ना वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में ट्रैवल कर रहे होते हैं, मींस लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके बाद डिनोटेड मींस सिंबल देख लेते हैं इसका, तो वो साई है। वाटर पोटेंशियल को सिंपल साई से डिनोट करना है और ऑस्मोटिक प्रेशर को पोटेंशियल को साई एस से। और वाटर पोटेंशियल कब अकर होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स मूव कर रहे होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। प्लाज्मोलाइसिस को देख लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में जब वाटर नहीं होता तो वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और जब उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है तो फिर उसको कहते हैं कि वो टर्जिड सेल है। अब टर्जिड प्लांट सेल है एक, और एक हमारे पास है प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल। बिफोर और आफ्टर कंडीशन है इसकी प्लाज्मोलाइसिस वाली। उसके बाद हम बात करते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं रूट्स से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट मींस के लीव्स तक। वाटर के पास डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, वो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मस से होते हुए जाइलम टिश्यू तक पहुंचते हैं। और जाइलम टिश्यू का काम होता है उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स और स्टेम तक। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। मींस के जब वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं रूट्स से लीव्स की तरफ, इस प्रोसेस को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। और वाटर मूव करता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। कुछ थेरीज इंक्लूड होती हैं जिनमें आती हैं हमारे पास कोहेरेंट टेंशन थेरी, रूट प्रेशर और इम्बाइबिशन। और यहाँ पे दोबारा सेंट ऑफ सैप को देखें तो इसमें ट्रांसलोकेशन होती है, मींस विद इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कंडक्शन होती है और ट्रांसपोर्ट होती है। कंडक्शन को भी बेसिकली इस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। वाटर जो है वो सैप की फॉर्म में सोल्यूट्स पे कंटेन होता है और वो जाइलम सैप के थ्रू मूव कर रहा होता है। जो वाटर मूवमेंट का रेट होता है वो 3 से 45 मीटर पर और होता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अंदर ये डिस्क्राइब्ड है और ये थ्योरी दी थी डिक्सन ने 1914 में।
इस थ्योरी के बाद ये कहा गया था कि वाटर के पास ना कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, मींस कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और स्मॉल ट्यूब्स के अंदर वाटर ट्रैवल कर रहा होता है, और सब्जेक्ट टू जो टेंशन होती है ना उस वाटर की या उस ट्यूब की, वो होती है वो 3 से 30 बार्स तक हो जाती है। 1 bar कैन राइज वाटर कॉलम अप टू 10 मीटर। अगर एक बार टेंशन एक बार होगी ना तो वो वाटर को 10 मीटर तक ट्रैवल करवाएगी, और वाटर का एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाएगा, मींस एक कंटिन्यूस पाथवे बन जाएगा। जब इवेपोरेशन होती है ना कि लीव्स से वाटर एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रहा होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, तो तब टेंशन काज होती है और वाटर पोटेंशियल जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को भी मेंशन किया जाता है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उस टाइम क्या होता है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। इज़ ऑब्जेक्टेड मीन्स एतराज़ात थे कुछ इसके ऊपर कि लिविंग सेल्स अराउंड ट्रैक्यूड्स एंड वेजल्स में भी इन्वॉल्व्ड। कुछ साइंटिस्ट को लगता था कि ट्रैक्यूड सेल्स और वेजल सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जाइलम टिश्यू के साथ मिलकर वो काम करते हैं और वाटर और मिनरल्स को ट्रैवल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। बबल फॉर्मेशन में अक्कर कैन काज ब्लॉकिंग ऑफ कॉलम, और जब प्रेशर जनरेट हो रहा होता है ना तो बबल्स बन जाते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस आ जाती है जो कि ब्लॉक करती है कॉलम को, और फिर वाटर सही से ट्रैवल नहीं कर सकता वहाँ से। अब यहाँ पे कोई टेंशन थ्योरी को देख लेते हैं कि अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर होता है, एक तसलसल होता है वाटर की मूवमेंट का जो जाइलम से होती हुई जाती है और अपवर्ड, जाइलम से अपवर्ड जाती है और टेंशन क्रिएट कर रही होती है, मीन्स एक खिंचाव पैदा कर रही होती है। और ट्रांसपायरेशन के थ्रू कांस्टेंट लॉस हो रहा होता है वाटर का, और टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है इनसाइड। जाइलम जो है वो वाटर और सोल्यूट्स को इजाज़त देता है या अलाउ करता है कि वो इजीली मूव कर सके एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेते हैं कि रूट्स में रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से थ्रू ऑस्मोसिस, फिर वहाँ से वाटर ने जाना था अब स्टेम में, रूट से होते हुए स्टेम में जाना था। तो यहाँ पे कोहेजन एंड एडहेजन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की, और एक कॉलम बन रहा है जाइलम के अंदर। अब स्टेम से होते हुए जाना था वाटर ने और मिनरल्स ने लीव्स के पास, तो लीव के पास हो रही है इवेपोरेशन क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है और लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वहाँ पे। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस। रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सॉइल, फिर स्टेम ने वाटर को इनटेक किया और उसके बाद वाटर गया लीव्स तक। लीव्स को जितना वाटर चाहिए था वो उन्होंने यूज़ कर लिया, और जो एक्सेस वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट क्यों हुआ? क्योंकि सनलाइट आ रही थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, हीट ज़्यादा थी इन्वायरमेंट में, इसलिए वाटर इवेपोरेट हो गया। फिर आता है ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल वो मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू एक खिंचाव पैदा हो रहा होता है और वाटर या मिनरल्स जो है ना वो रूट्स से लीफ तक पहुंच रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशनल पुल। वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स ने, वहाँ से गया स्टेम तक, और यहाँ पे कैपिलैरिटी का प्रोसेस हुआ या सक्शन प्रेशर का, मीन्स के प्रेशर जनरेट हो रहा है, वहाँ से लीव्स तक गया। लीव्स ने फोटोसिंथेसिस की, जो एक्सेस वाटर था वो लॉस्ट हो गया बाय ट्रांसपायरेशन। फिर आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में बात करते हैं कि रूट प्रेशर थ्योरी वाले कहते थे कि रूट्स के अंदर प्रेशर जनरेट होता है जब रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से अब्जॉर्ब करना होता है। यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होता है, मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जो ये कहाँ थे ना साइंटिस्ट जो यहाँ पे रूट प्रेशर को एग्री करते थे, वो कहते थे कि रूट्स में प्रेशर ज़्यादा होगा और लीफ में जाके प्रेशर कम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गुटेशन की। गुटेशन वो कंडीशन होती है जिसमें लीव्स की सरफेस पे वाटर के ड्रॉप्स जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये ऐसा ग्रासेस के ऊपर भी होता है, कुछ फंजाई के ऊपर भी होता है। हम इनको मोस्टली शबनम कह रहे होते हैं, सॉरी, गुटेशन को ड्यू के साथ नहीं मिक्स करना होता क्योंकि ड्यू को हम कहते हैं शबनम, विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट। जो ड्यू होती है ना वो एटमॉस्फेयर से प्लांट की सरफेस पे आ रही होती है, मींस के एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है ना वो ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट की सरफेस के ऊपर हो तो उसे कहते हैं शबनम या ड्यू।
लेकिन गुटेशन जो होती है ना, गुटेशन के दौरान जो लीफ के ऊपर पानी होता है ना या ग्रास के ऊपर, वो वस्कुलर प्लांट्स की वजह से होता है। उस लीव्स के थ्रू जनरेट हो रहा होता है। लीव्स खुद जनरेट कर रहे होते हैं उस वाटर को, क्योंकि जाइलम सैप के थ्रू उनके पास वाटर मूव कर रहा होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं गुटेशन के दौरान। गुटेशन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, और इंटरनल फैक्टर्स में देखता है कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, रूट प्रेशर कितना था, ट्रांसपायरेशन कितनी थी, फिर विंड वेलोसिटी कितनी थी। विंड वेलोसिटी डिपेंड करती है कि ट्रांसपायरेशन रेट कैसा होगा और ह्यूमिडिटी कितनी होगी। फिर सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन से फैक्टर्स डोमिनेंट होंगे। फिर बात करते हैं इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन वो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी सीड अगर उसको पानी में रखा जाए और वो पानी को एब्जॉर्ब करते हुए फूल जाए, उस कंडीशन को कहते हैं इम्बाइबिशन। जब किसी भी सीड को जर्मिनेट करवाना होता है या किसी भी ज़मीन में उगाना होता है, तो सबसे पहले उसकी इम्बाइबिशन की जाती है। उसको पानी में रखा जाता है ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइबिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्री बायोकेमिकल प्रोसेस जर्मिनेशन में हेल्प करता है। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो जर्मिनेशन को ईजी कर रहा होता है। फिर एक कंडीशन होती है ब्लीडिंग इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स से सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ब्लीडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल सैप रिलीज़ हो रहा होता है और प्लांट्स की सरफेस पे कोई ज़ख़म आ जाता है। और ये इंजरीज़ जो होती हैं ना, इनके नतीजे में जो सेल सैप होता है ना, मतलब जो सेल के पास सोल्यूट होगा या जो वाटर होगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, या हम कहते हैं वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ब्लीडिंग। रूट प्रेशर जनरेटेड बाय प्लांट असिस्ट इन ब्लीडिंग। जो रूट प्रेशर होता है ना, वो ब्लीडिंग को नॉर्मल करने में हेल्प कर रहा होता है और इस प्रोसेस को ईजी कर रहा होता है। यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।